नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार हुए संदिग्धों से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों के निशाने पर बड़े पुल और रेल की पटरियां भी थी। यही नहीं, संदिग्धों को पुलों और रेल की पटरियों को उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने के लिए संदिग्ध आतंकी ट्रेन और उनके चलने की टाइमिंग भी जमा कर रहे थे। खबर यह भी है कि मुंबई 1993 बम ब्लास्ट की तर्ज पर ही इन धमाकों को करने की पूरी साजिश रची गई थी। ये जानकारी संदिग्ध आतंकी उसामा और जिशान से पूछताछ के बाद सामने आई है। तो भारत को दहलाने की कितनी बड़ी साजिश यहां पर की जा रही है। हालांकि लगातार इन संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ हो रही है। जिशान और उसामा, जो कि दो प्रमुख आतंकी बताए जा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि पुल और ट्रेन की पटरियों को उड़ाने की पूरी प्लानिंग थी। वो ट्रेनिंग हमें दी गई थी। मुंबई धमाके की तरह ही एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, वाकई अलर्ट कर देने वाली ये तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे में अब सुरक्षा किस तरीके से चाक चौबंद की जाएगी? जी देखिए, बिल्कुल सेंट्रल एजेंसियों को एक बड़ा इनपुट मिला है और जो जीशान और ओसामा से जो पूछताछ की है स्पेशल सेल जो दिल्ली पुलिस की एंटर टेरर यूनिट है, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि जो भारतीय रेल है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, उसकी जो रेल की पटरियां थी, जो बड़े ब्रिज थे, वो आतंकवादियों के निशाने पे थे। वहां पर आरडीएक्स और जो आईडी है वो प्लांट करके वहां पर धमाके करने की योजना थी। अगर हम कुछ बीते साल पहले पीछे जाएं तो हम देखेंगे कि खुरासान एक मॉड्यूल था आतंकवादियों का, जिसने सिलसिलेवार तरीके से जो ट्रेन की पटरी है वहां पर लो इंटेंसिटी के धमाके किए थे और उसमें कई लोगों की जान गई थी, कई लोग घायल हुए थे। मध्य प्रदेश तक के उससे तार जुड़े नजर आए थे और तेलंगाना पुलिस ने पूरा इनपुट जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से शेयर किया था। एक बार उसी पैटर्न पर फिर से पाकिस्तान आईएसआई ने ये साजिश रची कि जिसमें भारतीय रेल की पट्टियां, जो बड़े रूट की ट्रेन है, उनको निशाना बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जान माल का नुकसान हो। लेकिन सेंट्रल एजेंसियों की मुस्तैदी के चलते ये धमाका होने से बच गए। जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है कि जो आरडीएक्स था 93 में जो सिलसिलेवार मुंबई में सीरियल धमाके हुए थे, जिसमें सीधे तौर पर मेनन परिवार दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया था। एक बार वही दाऊद इब्राहिम जो पाकिस्तान में एक तरीके से डेड हो चुका था, जिसका वर्चस्व ना के बराबर हुआ था, उसके अनीस इब्राहिम को आईएसआई ने जिम्मेदारी सौंपी कि एक बार अंडरवर्ल्ड को फिर से दुनिया के सामने लाना है, उसका रुतबा फिर से कायम रखना है और इसीलिए अनीस इब्राहिम ने ये टास्क बिल्कुल। और फिलहाल आतंक के इस गठजोड़ का अंत करते हुए एक के बाद एक तमाम खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब सवाल यही है कि अब क्या और गिरफ्तारियां हो सकती है। ठीक है आनंद तिवारी, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के राशिद अल्वी ने बड़ा बयान दिया है। अपने बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जब इलेक्शन नजदीक आता है, आतंकवादी पकड़े जाते हैं, कुछ अरसे के बाद अदालतें उन्हें छोड़ देती हैं। गुजरात के अंदर बशीर नाम के लड़के को पकड़ा गया, अदालत ने छोड़ दिया। सूरत के अंदर 127 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। 19 साल के बाद सूरत की अदालत ने सबको छोड़ दिया और 5 लोगों ने जेल में दम तोड़ दिया। अक्षरधाम के 6 लोगों को पकड़ा गया। अक्षरधाम के अंदर जो आतंकी हमला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने 6 के 6 को छोड़ दिया। कौन है इनके लिए जिम्मेदार? 2 दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों ने देश के अलग अलग शहरों में भीड़भाड़ वाले इलाकों में आतंकी हमले की साजिश रच रहे 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पता चला कि इस टेरर मॉड्यूल को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम ऑपरेट कर रहा था। जिन 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें 3 की गिरफ्तारी यूपी से हुई। इसके अलावा मुंबई के रहने वाले एक संदिग्ध को कोटा से एक ट्रेन में सफर करते हुए गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में 2 उसामा और जिशान पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके हैं।
तो ये तमाम संदिग्ध जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अलग अलग राज्यों से इनकी गिरफ्तारी हुई है और ऐसे में इनसे पूछताछ में कई अहम और बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। आनंद तिवारी का रुख कर लेते हैं। आनंद, क्योंकि जिशान और ओसामा जिन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग ली थी, उसी फार्म हाउस में ट्रेनिंग ली गई थी जिसमें मुंबई आतंकी हमले के जिंदा आतंकी को जब पकड़ा गया था उसे भी वहीं पर ट्रेन किया गया था। ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि पाकिस्तान की आईएसआईएस की तो मिली भगत है ही, लेकिन दूसरी ही तरफ क्या दाऊद इब्राहिम, उसकी कंपनी के तमाम जो लोग हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तान में ही पनाह लिए हुए हैं? जी देखिए, ये बात किसी ने नहीं छुपी है। इंटरनेशनल फोरम पे कई बार भारत ने कई ऐसे एविडेंस दिए हैं जिससे ये बात तस्दीक होती है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है, उसका भाई अनीस इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है और जो छोटा शकील जो एक तरीके से प्रवक्ता के तौर पर सामने आता है डी कंपनी की, वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। कई ऐसे डोजियर, कई ऐसे दस्तावेज, कई टेलीफोन कॉल्स और कई ऐसे दस्तावेज भारतीय एजेंसियों ने इंटरनेशनल फोरम पे रखे कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में और उसे पूरी तरह से पाकिस्तान सरकार, आईएसआई और वहां की आर्मी की सरपरस्ती है। लेकिन जिस तरह से मुंबई का एक शख्स जिसका नाम समीर है, जिसकी गिरफ्तारी होती है, उससे पूछताछ में खुलासा होता है कि वो वीओआईपी कॉल, इंटरनेट कॉलिंग के जरिए अनीस इब्राहिम से जुड़ा था। कल जिस तरह से मुंबई एटीएस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इस बात का खुलासा किया कि 20 सालों से वो अंडरवर्ल्ड के लिए काम कर रहा था और अंडरवर्ल्ड की धमक से वो छोटे मोटे सेटलमेंट के काम भी मुंबई में कराता था। एक्सटॉर्शन के मामले भी उसके ऊपर दर्ज हैं। यही वजह है कि मुंबई एटीएस के 3 अधिकारियों की टीम दिल्ली पहुंची हुई है और इस समय लोधी कॉलोनी का जो स्पेशल सेल का दफ्तर है वहां पर डीसीपी और बड़े जो अधिकारी उनके साथ समीर से पूछताछ की जा रही है। आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में जो कई स्लीपर सेल हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में छुपे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी सेंट्रल एजेंसी के लिए एक बड़ी चुनौती है। और जैसा कि लगातार ये सवाल मीडिया ने भी एजेंसी से पूछे, एजेंसी के अधिकारी भी लगातार आतंकवादियों से सवाल कर रहे हैं कि मस्कट जाने के बाद क्या पाकिस्तान की बोट का इस्तेमाल किया गया या मस्कट से कोई स्पेशल बोट उनके लिए लाई गई थी। और क्या ये खुलासा तो पहली बार हुआ, लेकिन एजेंसियों को अब ये शक है कि इस रूट के जरिए क्या जो सेफ हाउस था ईरान के पास पाकिस्तान का, क्या वहां पर हिंदुस्तान के और भी नौजवानों को या बांग्लादेश के दूसरे देशों के और नौजवानों को वहां पर जाकर जिहाद के नाम पे बरगलाया जाता है और क्या वहां पे उन्हें आतंकी बनाकर तैयार किया जाता है। अगर इस मॉड्यूल का खुलासा नहीं होता तो शायद इस रूट के बारे में भी बिल्कुल, और इसी मॉड्यूल का खुलासा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिशान और ओसामा ने इस बात का जिक्र किया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बांग्ला भाषा बोलते थे, उन्हें वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है और ऐसे में उन तक पहुंचना इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है आनंद तिवारी, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आरोप है कि पकड़े गए 6 संदिग्धों में जिशान और ओसामा पाकिस्तान भी गए थे और उन्होंने वहां आतंकी ट्रेनिंग ली थी। सूत्रों के मुताबिक जिशान और ओसामा भारत से पहले ओमान के मस्कट गए, जहां पर वो 10 दिनों तक क्वारंटीन रहे। इसके बाद दोनों समंदर के रास्ते ईरान गए और फिर समंदर के ही रास्ते पाकिस्तान, और पाकिस्तान के कराची में दोनों ने आतंकी ट्रेनिंग ली। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, यूपी एटीएस और इसके साथ ही मुंबई एटीएस की टीम इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े लोगों की तलाश कर रही है जो इस पूरी साजिश में शामिल थे। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की खबर यह है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 3 लोगों की तलाश में जुटी है। पहला संदिग्ध गिरफ्तार आतंकी ओसामा का पिता उबैदुर है, जो दुबई से सीधा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था और वो काफी समय से हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रचने में जुटा हुआ था। यही नहीं, उबैदुर नाम का वो संदिग्ध अनीस इब्राहिम के साथ मीटिंग भी कर चुका था। दूसरे संदिग्ध का नाम है हुमैद, जो ओसामा का चाचा है। हुमैद ने ही ओसामा और जिशान को पाकिस्तान भेजा था। इसके अलावा जांच एजेंसियां बांग्ला भाषा बोलने वाले उस आदमी की तलाश कर रही है जो 15 बांग्ला भाषा बोलने वाले संदिग्ध आतंकवादियों का हैंडलर है। आनंद तिवारी का हम रुख कर लेते हैं। आनंद, देखिए 3 संदिग्धों की तलाश लगातार जारी है, जो कि सीधे तौर पर जिशान और ओसामा के परिवार वाले ही बताए जा रहे हैं और उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई थी कि किस तरीके से आपको इन तमाम संदिग्धों को अलग अलग जगह पर शिफ्ट करना है, टारगेट जो इन्हें दिया गया है उस टारगेट को अचीव करना है। ऐसे में इन 3 संदिग्धों को लेकर क्या कुछ अभी जांच पड़ताल चल रही है? किन किन जगहों पर इस वक्त टीम गठित कर दी गई है इनकी तलाश के लिए?
जी देखिए, जो भी आतंकवादी पकड़े गए हैं उनके परिवार के लोग हों या जो उनके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मोबाइल फोन बरामद हुए हैं उनकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है, उनकी कॉल डिटेल निकलवाई जा रही है कि किन किन लोगों से किन किन वक्त में इन लोगों ने संपर्क किया, क्या व्हाट्सएप कॉल किया, कि किस तरह से इनके पास जो फोन आते थे वो किन नंबरों से आते थे। क्योंकि जिस तरह से समीर की गिरफ्तारी हुई वहां पर ये बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है कि वो सीधे तौर पर अनीस इब्राहिम से वीओआईपी कॉल के जरिए बात करता था, यानी कि एक इंटरनेट कॉलिंग के जरिए बात करता था ताकि भारतीय एजेंसियां उस फोन कॉल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। यही वजह थी कि लगातार समीर से पूछताछ करने के लिए एटीएस के अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन जब पहले दिन की पूछताछ थी, जो पाकिस्तान दोनों लड़के गए थे उन्होंने ये खुलासा किया था कि जिस फार्म हाउस पे उन्हें ले जाया गया था वहां पर सादी वर्दी में जिस शख्स ने उन्हें वहां तक पहुंचाया था केवल उसी को वहां पर सलाम ठोका जा रहा था, यानी कि उसका वो लग रहा था कि वो पाकिस्तान आर्मी का अधिकारी है। लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने अपना नाम और अपना ओहदा गलत बताया ताकि इंटरनेशनल फोरम पे अगर भारत इस बात को रखता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने बचाव में इस तरह के हथकंडे अपनाए। वहां पर इन ट्रेनिंग के दौरान बंगला बोलने वाले भी 14 से 15 लड़के थे जिनके बारे में जीशान और ओसामा ने खुलासा किया है। एजेंसी को शक है कि ये 14 से 15 जो संदिग्ध हैं ये बांग्लादेशी भी हो सकते हैं या इनका ताल्लुक पश्चिम बंगाल या भारत के अलग अलग राज्यों से हो सकता है, जो स्लीपर सेल के तौर पर अभी भारत में एक्टिव हैं। और एक तरीके से जिस तरह से पैन इंडिया मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, अब तमाम सेंट्रल एजेंसियां उन हाइड हाउस पर नजर रखे हुए हैं कि इन लोगों को किन किन लोगों ने यहाँ पर शह दी, स्लीपर सेल के तौर पर इन्हें किसने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, कहाँ पे इन्हें रहने की व्यवस्था की गई, किस तरह से इन्हें रेकी करने का प्लान किया गया था। यानी कि वो पूरा का पूरा नेक्सस जिसका खुलासा होना बाकी है। लेकिन आप देखिए एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही है और जीशान और उसामा के परिवार वाले भी इस पूरे के पूरे आतंकी गतिविधि में शामिल थे। आनंद आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आनंद आतंक के इस मॉड्यूल के 4 संदिग्ध आतंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जिन्हें यूपी एटीएस ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की मदद से धर दबोचा। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस गिरफ्तार लोगों के कनेक्शन की जांच में जुटी हुई है और इसी मुद्दे पर न्यूज 18 की टीम ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल से बातचीत की है। सुनिए जरा। कितनी बड़ी कार्रवाई है और आगे किस तरह से यूपी पुलिस को और अलर्ट रहने की जरूरत है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई है और इसमें तमाम सुरक्षा एजेंसियां, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ने एक तालमेल बिठा के इन लोगों को पकड़ा है। इनसे पूछताछ जारी है और हमें आगे और सफलता मिलने की उम्मीद है। बाकी आगे आने वाला समय चुनौती से भरा है और हमें इस तरह के लोगों से सजग रहना। सर, प्रयागराज से भी 2 युवक पकड़े गए हैं संदिग्ध जिनके कनेक्शन मिले हैं, तो किस तरह से और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको और चौकन्ना रहने की जरूरत है और इनके कनेक्शन को और तलाशा जाएगा? यूपी पुलिस में क्या कार्रवाई करेगी? इन सभी से पूछताछ की जा रही है और इसमें इनके जो लिंकेजेस हैं, जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, फॉरवर्ड लिंकेजेस, इनको फॉलो किया जाएगा और भी सफलता मिलने की उम्मीद है। सर, ये माना जा रहा है कि चुनाव के पहले और तमाम धार्मिक स्थल कई शहरों को निशाना बनाए जाने के या धार्मिक स्थलों को, तो क्या और सुरक्षा की व्यवस्था को और पुख्ता किया जाएगा? किस तरह की रणनीति रहेगी कि और फुल प्रूफ व्यवस्था हो सके? सभी जो हमारे फील्ड के ऑफिसर्स हैं उन सबको इसमें चौकन्ना कर दिया गया है, सचेत रहने के लिए किया गया है और तमाम कदम उठाए जाएंगे कि कोई भी अप्रिय घटना न घटे। सर, एटीएस की बात करें तो यूपी एटीएस का भी सराहनीय कार्य रहा है, क्योंकि इस मामले में पूरी तत्परता से जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल थी उसके साथ कार्रवाई की गई और ये इंटेलिजेंस जो इनपुट था उसके आधार पर। तो आगे किस तरह से और जो शहर जहां पर पकड़े गए हैं लोग, उनमें और भी क्या कुछ छानबीन की जा सकती है अभी आगे? जैसी भी डेवलप होंगी सूचनाएं और इनसे पूछताछ के बाद में जो भी जानकारी मिलेगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है स्पेशल सेल के ऑफिस के बाहर से। आनंद, देखिए 6 संदिग्धों की सबसे पहले गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद और भी गिरफ्तारियां हुई। आपसे जानना चाहूंगी कि अभी फिलहाल पूछताछ जारी है उनसे और कुल कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी है? जी देखिए, अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 2 संदिग्ध ऐसे थे जिन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सुपुर्द किया था। उनसे पूछताछ में दिल्ली पुलिस को कोई खास जानकारी नहीं लगी, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया है। वो वापस अपने घर उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी मैं आपको बता दूं कि कल दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर है राकेश अस्थाना, वो एक बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इसमें हिंदुस्तान के तमाम बड़े एटीएस के जो चीफ हैं वो हिस्सा लेंगे और इसमें जो 6 आतंकवादी पकड़े गए हैं जी, इस मुद्दे पर तमाम जानकारियां साझा की जाएंगी। एक बड़ी महत्वपूर्ण ये
कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आती है, किस तरह से आगे भारतीय एजेंसियां रणनीति बनाती हैं, ये गौर करने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से लगातार 2 से 3 महीने से जो हमारे देश की एजेंसियां हैं, सेंट्रल एजेंसियां हैं, वो लगातार इस पूरे मॉड्यूल पे नजर रखे हुई थी। उन्होंने फोन इंटरसेप्ट किया, जिसके बाद स्पेशल सेल को ये इनपुट साझा किए गए। यूपी एटीएस, महाराष्ट्र एटीएस के साथ एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन के बाद 6 आतंकवादियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल, ये बड़ी कामयाबी तो हाथ लगी है, लेकिन अभी भी इंतजार है कि कब पूरा का पूरा नेक्सस खुलकर सामने आता है। ठीक है आनंद तिवारी, लौटेंगे आपके पास, लेकिन हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किए गए 6 संदिग्ध आतंकवादियों में एक संदिग्ध जान मोहम्मद उर्फ समीर कालिया मुंबई के धारावी का रहने वाला है। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक समीर कालिया काफी वक्त से अंडरवर्ल्ड से जुटा हुआ था। आरोप यह भी है कि वो अपने पड़ोसियों से ये भी कहता हुआ नजर आया कि वो भाई यानी कि दाऊद इब्राहिम का आदमी है, और इसी बात का धौंस दिखाकर वो इलाके में छोटे मोटे सेटलमेंट कराने का भी काम करता था। तो समीर कालिया जो कि शिकंजे में आ चुका है और दाऊद इब्राहिम के साथ इसके कनेक्शन थे। 20 साल से वो डी कंपनी के साथ काम कर रहा था और इसी बात का धौंस भी वो अपने आसपास के इलाकों में दिखाता था। 2 दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों ने देश के अलग अलग शहरों में भीड़भाड़ वाले इलाकों में आतंकी हमले की साजिश रच रहे 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पता चला कि इस टेरर मॉड्यूल को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम ऑपरेट कर रहा था। जिन 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया उनमें 3 की गिरफ्तारी यूपी से हुई। इसके अलावा मुंबई के रहने वाले एक संदिग्ध को कोटा से एक ट्रेन में सफर करते हुए गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में 2 ओसामा और जिशान पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सैकड़ों साल से इंतजार कर रहे राम भक्तों के इंतजार की सीमा खत्म होने वाली है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का पहला फेज पूरा हो चुका है। न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि बहुत तेजी से काम चल रहा है। लंबे समय बाद ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिससे वो ये समझ पाए कि भगवान राम का मंदिर जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। दिसंबर 2023 तक बहुत कुछ बनकर तैयार हो जाएगा और दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का राम मंदिर और करोड़ों राम भक्तों के सपनों का राम मंदिर तेजी से बन रहा है, जिसकी तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। तेजी से निर्माण का काम चल रहा है और 2023 तक आधे से ज्यादा ये मंदिर तैयार हो जाएगा और 2023 में ही आम भक्तों के लिए राम मंदिर के दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। और ऐसे में सभी को उम्मीद है कि ये भव्य राम मंदिर बहुत जल्द तैयार होकर हम सभी के सामने हो। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारी बाईं तरफ ये है मंदिर का फुटप्रिंट है, जहां पे रामलला भगवान का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। हम लोग जो लेवल पे खड़े हैं इसी लेवल पे यहाँ से खुदाई चालू हुआ था और इसी लेवल पे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 5 मई 2020 को 5 अगस्त 2020 को यहाँ पे पूजा किया था, भूमि पूजा। इस वक्त हम राम जन्मभूमि के उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का शिलान्यास किया था। दिसंबर 2023 तक चंपत राय ने कहा कि गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा, राम लला के दर्शन होने लगेंगे। हमारी दाहिने तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो लेयर है जहां भगवान राम विराजमान होंगे और आपको एक पीला झंडा ओम का दिखाई दे रहा है। अगर हमारे दाहिने तरफ देखें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास किया था। तो ये देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर काम कर रही हैं, जो मशीनरी है वो आपको दिखाई दे सकती है। यही वो लेयर है जो 48 लेयर बनकर तैयार होगी और लगभग इतनी ही लेयर और बननी है। यानी करोड़ों राम भक्त, अरबों राम भक्त जो पूरी दुनिया में है, उनके लिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 ला रहा है कि ये वो इलाका है जिसे 48 लेयर में तैयार किया गया और बाद में यहीं पर राम जन्मभूमि का जो मंदिर है वो बनेगा, गगनचुंबी मंदिर बनेगा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जो लाल झंडा दिख रहा है उसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास किया था और पूजन किया था, अर्चना की थी और उसके 1 साल बाद
अगर आप ये तस्वीरें देखें तो काफी कुछ बनकर तैयार हो गया। 67 एकड़ के इलाके में जो तैयारियां हैं वो की जा रही है और कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि राम भक्त जो लगातार इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से, 500 साल बाद उन्हें अपने भगवान की जो आराध्य हैं, अपने भगवान रामलला विराजमान, वो गर्भगृह में मौजूद हो जाएंगे, यानी वो विराजमान हो जाएंगे और वो दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे दिसंबर 2023। बुलेटिन अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 अयोध्या, राम जन्मभूमि। और अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अयोध्या से सीधे लाइव, उनका रुख कर लेते हैं। अजीत, देखिए करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये भव्य राम मंदिर का निर्माण लगातार जारी है। आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तस्वीरें देखकर आपको क्या लगता है कि कब तक ये भव्य राम मंदिर तैयार हो जाएगा? कितना और इंतजार सभी को करना होगा? देखिए बिल्कुल रितिका, 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने बाकायदा शिलान्यास किया था, पूजन किया था। उसके बाद 24 बार खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां आ चुके हैं। राम जन्मभूमि पर ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया ने तस्वीरें दिखाई उन करोड़ों राम भक्तों को, यानी एक साल के अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। जो 67 एकड़ का इलाका था वो बढ़कर 110 एकड़ हो चुका और 47 लेयर की जो जमीन के अंदर से जो लेवल तक आना था वो लेयर तैयार हो चुकी है। 48वें लेयर पर काम हो रहा है। खुद जो ट्रस्ट के सचिव हैं चंपत राय, उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 तक मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा और रामलला विराजमान गर्भगृह में पहुंच जाएंगे, यानी देश दुनिया में करोड़ों राम भक्तों के लिए रामलला के दर्शन खुल जाएंगे, गर्भगृह में अपने विराजमान हो जाएंगे। हमने वो तस्वीरें भी रितिका दिखाई जहां पर 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था और वही गर्भगृह की जगह है। तो जो लेयर है, जो मंदिर का जहां जितनी दूरी में मंदिर बनना है वो लेयर पूरी कंप्लीट हो चुकी है और अब दूसरे चरण का निर्माण कार्य शुरू होगा। जो बड़े बड़े इंजीनियर थे उन्होंने भी कहा कि हमने लेवल तक आ गए हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो तैयारी की जा रही है कि रामनवमी को ऐसा मंदिर बनेगा कि भगवान सूर्य की जो रोशनी है वो सीधे रामलला के प्रतिमा यानी बिल्कुल अजीत, और जिस तेजी के साथ निर्माण कार्य चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि भव्य राम मंदिर जल्द ही बनकर तैयार होगा और 2023 में राम भक्त दर्शन कर पाएंगे। ठीक है अजीत, आपके पास लौटेंगे, लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सचिव चंपत राय ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि राम मंदिर 2023 तक गर्भगृह तैयार हो जाएगा और राम भक्त रामलला के दर्शन कर पाएंगे। राम जन्मभूमि का जो निर्माण है वो लगभग शुरू हो चुका है, एक लेयर पूरी हो चुकी है। हमारे साथ चंपत राय जी हैं। सर, कितनी तैयारी और किस तरह से? नींव का पहला चरण पूरा हो गया, लगभग 14 मीटर मोटी गर्भगृह पर। गर्भगृह छोड़कर मंदिर के अन्य भाग में 12 मीटर मोटी चट्टान जमीन के अंदर डाल दी गई है और ये चट्टान, मैं इसको कहूँगा ये अजर और अमर है। सर, कहा जा रहा है कि 2023 से पहले गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे। दिसंबर 2023 तक, पहले नहीं, तक सर करोड़ों राम भक्तों को इंतजार है रामलला के दर्शन के लिए। आपका ट्रस्ट बहुत तेजी से काम कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है आप लोगों का और करोड़ों राम भक्तों का। अरे सारी दुनिया का ड्रीम प्रोजेक्ट है भाई, प्रधानमंत्री उसमें एक हिस्सा है। तो देखिए ये थे चंपत राय जी, राम जन्मभूमि तीर्थ के जो ट्रस्ट हैं सचिव हैं उनके, वो थे। और ये देखिए जो राम जन्मभूमि का इलाका है उसको लेकर उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा और रामलला के दर्शन करने को मिल जाएंगे। तो आपने सुना 2023 तक गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे और उसी के बाद राम भक्तों के लिए दर्शन की भी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अजीत, क्योंकि ये राम मंदिर हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा है, जिसका सीधे तौर पर चुनावी लाभ भी उन्हें मिला है, लेकिन 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि अभी भी पार्टी का ये एजेंडा ही है? देखिए बिल्कुल रितिका, राम मंदिर बीजेपी के एजेंडे में था और रहेगा। ये बात लगातार बीजेपी के नेता बोल चुके हैं, योगी आदित्यनाथ बोल चुके हैं और खुद प्रधानमंत्री बोल चुके हैं। और योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक कहा था कि हमें कोई भी अपने आराध्य की पूजा करने से नहीं रोक सकता और हम गर्व से कहते हैं कि हिंदू। और आपने देखा कि 2022 के चुनाव से पहले ही चाहे बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन हो, इसके अलावा चाहे राजा भैया की यात्रा हो, आम आदमी पार्टी का आपने देखा, प्रियंका गांधी भी कह रही हैं अयोध्या जाएंगे, ओवैसी ने भी रुदौली से शुरुआत की। तो अयोध्या 2022 के चुनाव में केंद्र बिंदु में रहने वाला है और राम मंदिर और राम दोनों बीजेपी के एजेंडे में। और आपने देखा होगा कि पिछले समय जब बीजेपी का विकास बुकलेट जारी हुआ था तो उसमें पहले पन्ने पर रामलला विराजमान का चित्र लगाया गया था। लेकिन इस बार चुनावी फायदा भारतीय जनता पार्टी को कितना होता है ये भी देखना होगा। अजीत, आपके पास लौटेंगे,
लेकिन आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण को लेकर न्यूज 18 की टीम ने विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद तिवारी से भी बातचीत की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मंदिर को जल्द से जल्द तैयार करने के लिए दिन रात काम लगातार जारी है और उम्मीद है कि 2024 के चुनाव से पहले मंदिर लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लंबे अरसे बाद राम जन्मभूमि स्थल पर जहां भगवान रामलला का मंदिर बन रहा है, वहां मीडिया को बुलाया गया। बाकायदा ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाई गई। हमारे साथ प्रवक्ता वीप के शरद जी मौजूद हैं। किस तरह से तैयारी और कितनी जल्दी राम भक्तों की आस पूरी होने वाली है? देखिए, लगातार यहाँ पर कार्य चल रहा है और यह 50 फुट का जो एक गड्ढा था उसको जो है बनाने का काम प्रारंभ हुआ और ये लगभग जो है 47 लेयर इसकी पड़ चुकी है। और आज जो है यहाँ पर अपने मीडिया के बंधुओं को बुलाया गया ताकि काफ़ी दिनों के बाद ये पहली बार श्री राम जन्मभूमि परिसर में लोगों को प्रवेश दिया गया, मीडिया के लोगों को। और इसके पूर्व जो है अभी प्रधानमंत्री जी जब आए थे तब उनके समय जो है मीडिया के लोग आए थे। जब 2020 को शिलान्यास रखी गई, आज 16 सितंबर 2021 चल रहा, कितनी तेजी से काम चल रहा है? बहुत रफ्तार से। तीव्रता तो बहुत है और मुझे लगता है कि अगर वर्षा की क्या कहते हैं वर्षा कम हो तो इसकी तीव्रता और भी बढ़ जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से वर्षा होने के कारण रुकावट बीच बीच में आती रही और आज भी देखिए किस प्रकार से वर्षा हुई और इसके कारण से आज का जो कार्य चलने वाला था वो रुका। तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन इसमें रुकावट भी आएगी, लेकिन आने वाले भक्तों को क्या कहेंगे कितनी जल्दी भगवान? बिल्कुल वो प्रतीक्षा करें और शीघ्र से शीघ्र वो अपने रामलला को दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान देखें। गर्भगृह में जरूर वो पहुंच जाएंगे और मुझे लगता है कि 2022 में जो है यह कार्य उनको दिखाई देने लगेगा। और अब बात पटेल सरकार की ब्रांड न्यू टीम की। गुजरात में भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल के 24 मंत्रियों ने शपथ ली है। गवर्नर आचार्य देवव्रत ने 10 कैबिनेट मंत्रियों समेत 24 मंत्रियों को शपथ दिलाई। अब तक गुजरात विधानसभा स्पीकर रहे राजेंद्र त्रिवेदी ने सबसे पहले शपथ ली। उनके अलावा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघानी ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। नरेश पटेल, राघव पटेल, पुणेश मोदी, कनु देसाई, किरीट राणा, नरेश पटेल, मोहन भाई डोडिया और प्रदीप परमार मंत्री पद की शपथ लेने वाले शुरुआती 10 विधायकों में शामिल थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुरानी कैबिनेट के एक भी चेहरे को पटेल कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है और इस तरह गुजरात में बीजेपी नेतृत्व में परिवर्तन नहीं किया है, बल्कि एक तरह से नई सरकार ही बना डाली है। इस मंत्रिमंडल की औसत उम्र 50 से 55 साल बताई जा रही है। पाटीदार समुदाय को बड़ा महत्व देते हुए 8 मंत्री इसी समुदाय से बनाए गए हैं। आजादी के बाद देश के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी राज्य सरकार की पूरी कैबिनेट एक साथ बदल दी गई हो। यह बीजेपी लीडरशिप के फैसले लेने की दृढ़ता और इच्छा शक्ति को दिखाता है। तो नई कैबिनेट में जातिगत समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है और सबको साधने की कोशिश की गई है। आपको चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। राजेंद्र त्रिवेदी जो कि पटेल सरकार में मंत्री है, सबसे पहले इन्होंने ही शपथ ग्रहण की और राजेंद्र त्रिवेदी जिन्होंने विधानसभा स्पीकर का इस्तीफा दिया और ठीक 1 घंटे बाद शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही जीतू वाघानी जो कि एक और पटेल सरकार के मंत्री है, दूसरा बड़ा चेहरा पटेल सरकार में। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नरेश पटेल ये तीसरे मंत्री जिन्होंने पटेल सरकार में मंत्री ग्रहण की है, मंत्री पद का ग्रहण किया है। यानी कि पूरी की पूरी न्यू टीम हम आपको दिखा रहे हैं। राघव पटेल एक और मंत्री जिन्होंने भूपेंद्र पटेल सरकार में मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। पुणेश मोदी एक और मंत्री। ये देखिए एक के बाद एक नए चेहरे इस बार शामिल किए गए हैं। कनु देसाई पटेल सरकार के एक और मंत्री। किरीट राणा इन्हें भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई गई। प्रदीप परमार एक और नया चेहरा भूपेंद्र पटेल सरकार में। और इसके साथ ही आप देखिए जातिगत समीकरणों को साधते हुए पूरा का पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कोई कोर कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है। और ऐसे में नई कैबिनेट में जातिगत समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है, सबको साधने की कोशिश की गई है। नई कैबिनेट का कास्ट कॉम्बिनेशन देखकर यह बात साफ साफ समझ में आ जाएगी कि पटेल समुदाय से 8 मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट में 2 क्षेत्रीय मंत्रियों को जगह दी गई है। ओबीसी समुदाय से 6 मंत्री बनाए गए हैं। अनुसूचित जाति से 2 मंत्री, अनुसूचित जनजाति से 3 मंत्री, जैन समुदाय से 1 और ब्राह्मण समाज से 2 मंत्री बनाए गए हैं। तो आप देखिए
चुनाव को देखते हुए भविष्य की तैयारियां यहां पर की गई है। भूपेंद्र पटेल सरकार पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। हर एक नए चेहरे को शामिल किया गया है। पहले ये कहा जा रहा था कि 3 से 4 ऐसे रूपाणी सरकार के मंत्री हो सकते हैं जिन्हें फिर से मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाए, लेकिन उन सभी को नकारते हुए हर एक नया चेहरा जो कि भूपेंद्र पटेल सरकार में शामिल हुआ है। और ऐसे में कोशिश यही है कि विधानसभा चुनाव को हर तरीके से पार्टी जीत पाए। तो सरकार की ये ब्रांड न्यू टीम की तस्वीर आप देख रहे हैं। गुजरात में भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल के 24 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। गवर्नर आचार्य देवव्रत ने 10 कैबिनेट मंत्रियों समेत 24 मंत्रियों को शपथ दिलाई। अब तक गुजरात विधानसभा स्पीकर रहे राजेंद्र त्रिवेदी ने सबसे पहले शपथ ली। उनके अलावा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जीतू वघानी ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। नरेश पटेल, राघव पटेल, पुणेश मोदी, कनु देसाई, किरीट राणा, नरेश पटेल, मोहन भाई डोडिया और प्रदीप परमार मंत्री पद की शपथ लेने वाले शुरुआती 10 विधायकों में शामिल थे।